केमिकल रिएक्शंस के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। अल्कोहल्स और फिनॉल्स के साथ हमारी जान पहचान तो हो चुकी है, बट अब देखना यह है कि इनके केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एब्सोल्युटली, तो हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जितनी केमिस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी है, इनफैक्ट जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी है, उससे हमें इतना तो पता है कि किसी भी चीज के केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले समझना पड़ता है उनके खुद की प्रॉपर्टीज, राइट? कि भाई कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये बताता है उसके खुद का प्रॉपर्टी, राइट? याद है हमने वो कहानी डिस्कस की थी कि अगर दो दोस्त हैं, अगर दो दोस्त बड़े ही कूल और चिल टाइप के हैं, तो जब भी वो दोनों मिलेंगे उनके बीच में बहुत सारा फन होगा, उन्हें मजा आएगा, साथ में उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लेकिन वही अगर दो ऐसे दोस्त हो जिसमें से एक बंदा जो है उसे वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जब दो दोस्त मिलेंगे तो उनके बीच में लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि कोई भी एक चीज किसी दूसरे चीज के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शंस पे कूदने से पहले हम समझ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो शुरुआत करेंगे विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिसाइजली फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स बोले तो मतलब अल्कोहल का जो सीरीज है, जैसे कि 1 कार्बन वाला अल्कोहल मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल एंड सो ऑन, राइट? तो इस वाले सीरीज में जो लोअर अल्कोहल्स हैं, मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, समझ लो 12 से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो लोअर अल्कोहल्स हैं। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? अगर बात करें स्मेल की या टेस्ट की, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनमें एक प्लेजेंट स्मेल होता है और एक बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट अल्कोहल्स की, इंटरमीडिएट मतलब जिनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, राइट? तो ये इंटरमीडिएट अल्कोहल्स जो होते हैं इनमें जो स्मेल होता है दैट इज अनप्लेजेंट। और अगर हम हायर अल्कोहल्स की बात करें जिनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, तो उनमें ना तो टेस्ट होता है और ना ही स्मेल होता है। सो दे आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है तो अल्कोहल ही, क्योंकि देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन कैसा अल्कोहल है? ब्रांच्ड चेन अल्कोहल है, राइट? स्ट्रेट चेन नहीं है। तो अगर स्पेसिफिकली अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नामकरण करे इसका, या फिर कॉमन नेम्स का सिस्टम भी तो सबको पता ही है। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट? तो ये ब्रांच्ड अल्कोहल है। तो ऐसे वाले जो ब्रांच्ड अल्कोहल्स होते हैं दे आर ऑर्डरलेस सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं और ये ऑर्डरलेस भी होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हम नोटिस करते हैं कि जो लोअर अल्कोहल्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स थोड़ा हायर होता है। अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स बोले तो जैसे कि मान लो ईथर या हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन्स, उनके मुकाबले जो हमारा लोअर अल्कोहल्स होता है, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का, बट स्टिल इनका बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। अब ऑब्वियस सा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो है क्यों ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो एक्चुअली अल्कोहल के अंदर देखा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों? अल्कोहल क्या होता है? ROH, है ना? अब जैसे ही पिक्चर में OH आ गया, ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। अब ये तो हो गई एक अल्कोहल की कहानी। अब जो इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल है वो भी तो ROH ही है, उसके भी O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है ना। होता कुछ यूं है कि इस वाले मॉलिक्यूल का जो O है जिसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे वाले यानी कि पड़ोसी मॉलिक्यूल के H को जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से इनके बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो क्या हुए, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना ये आपस में थोड़े ज्यादा स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, है ना। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज को हीट करते रहो, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो बॉयल करने लगेगा, यानी कि उस टेम्परेचर में वो लिक्विड से गैस फेज में चला जाएगा, यानी कि उस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। लेकिन अब इस केस में क्या है, चूंकि मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े ज्यादा स्ट्रांगली बंधे हुए हैं तो ये वाला टेम्परेचर तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मतलब अल्कोहल के अंदर भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे अंदर का वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ता है, राइट। अब वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है तो उसी फोर्स को तो ओवरकम करना है लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए, राइट। तो चूंकि वो फोर्स बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें उसे ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, सो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तीसरी बात नोटिस करने लायक ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, जैसे जैसे ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, मान लो एक 10 कार्बन वाला अल्कोहल है, ठीक है। अगर वो 10 कार्बन ऐसे एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो कुछ ऐसा होगा, बट अगर वो ब्रांच्ड फॉर्म में है तो शायद वो इतने में ही हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली देखो, जैसे ही ब्रांचिंग हो रही है तो मेरा सरफेस एरिया कम हो जा रहा है। सरफेस एरिया कम हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्सेस घट गए, वैन डर वाल्स फोर्सेस घट गए तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। सो दैट्स द रीजन कि ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट फिनॉल्स? वेल, फिनॉल के केस में भी अगर हम स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो क्या होता है, फिनॉल में भी तो होता है OH, राइट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो फिनॉल में भी होता है, और इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के होने की वजह से फिनॉल के अंदर भी देखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूंकि फिनॉल में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उस वजह से फिनॉल्स के केस में भी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स जैसे हैलो एल्केन्स हुआ या हैलो एरीन्स हुआ ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, उनसे फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने अल्कोहल में बात करी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वो कहानी फिनॉल्स के लिए भी ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ता है। अगर वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की। तो अभी अभी हमने देखा कि अल्कोहल फिनॉल के केस में क्या बनने की एबिलिटी होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है। क्यों? प्राइमरीली बिकॉज इनमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसी अल्कोहल को जब हम वाटर में डालेंगे, वाटर में क्या होता है, H2O में क्या होता है, वहां भी तो ऑक्सीजन होता है जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो वाटर के साथ जो है हमारा अल्कोहल बड़े ही प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसीलिए ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जब तक हम लोअर अल्कोहल्स की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट 2-3 अल्कोहल्स, वो तो कंप्लीटली मिसेबल होते हैं पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप्स बढ़ते रहते हैं तो अब अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं,
राइट क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ऑक्सीजन वगैरह तो कुछ है नहीं जिसके अंदर डेल्टा नेगेटिव हो जो जाके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, राइट? तो इसलिए वो हाइड्रोफोबिक है, उन्हें वाटर नहीं चाहिए, फोबिया है, वाटर से डर है, तो वो उनके साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं जहां पर बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो बच्चों अब अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, मतलब फिजिकली तो हमने देख लिया कि भाई इनका स्टेट कैसा होता है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब जब इनके रिएक्ट करने की बारी आती है तो उस समय केमिकली इनके अंदर कैसा बिहेव करने की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप हमारे अल्कोहल्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल कंपाउंड्स, बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब समझ लो एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं जो ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं टाइप। तो अगर अल्कोहल्स के वर्सेटैलिटी की बात करें तो इन्हें हम वर्सेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ये खास एबिलिटी है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। नाउ दैट्स अमेजिंग इजंट इट? क्योंकि अभी तक हमें क्या पता था, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, जिसे नेगेटिव चार्ज से प्यार होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसे न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है। तो मैं ऐसा कुछ कह रही हूं कि अल्कोहल्स जरूरत पड़ने पे कुछ सिचुएशन में ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करते हैं और कुछ सिचुएशन में ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करते हैं। तो बिल्कुल हुए ना वर्सेटाइल। तो चलो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर इनका कब होता है और इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर कब होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक्स में ऐसा पढ़ते होंगे कि जब अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो उसका OH बॉन्ड टूट जाता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और वहीं पर आके जिसके भी साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो आके जुड़ जाता है। ठीक है, बट हम रटेंगे नहीं इसको कि भाई जब भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OH बॉन्ड टूटेगा। हम समझेंगे इसे कि ऐसा क्यों होगा। लॉजिकली सोच के देखो, अभी अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि इसे किससे प्यार होगा? न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज से। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, राइट, तो यानी कि कौन सा वाला चार्ज एक्चुअली जाके जुड़ेगा? मतलब अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी ये कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि इसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। सामने वाले जिस पे अटैक करने वाला है उसके पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। तो जिस पे अटैक करने वाला है उस पे कौन अटैक करेगा जाके? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तभी तो नेगेटिव चार्ज को ही पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा, राइट? तो अब ऑक्सीजन अगर जाके अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो किसे बाहर निकलना पड़ेगा? हाइड्रोजन को, राइट? तो यानी कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स द रीजन व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, OH बॉन्ड ब्रेक्स। तो अब देखते हैं भाई अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखता होगा, राइट? अब देखो, अल्कोहल अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना चाहता है, यानी कि उसे किससे प्यार होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन से, बोले तो नेगेटिव चार्ज से प्यार होना चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज से प्यार तो तब होगा जब उस अल्कोहल के खुद के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली चीज होगी, राइट? तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम अल्कोहल को एक नया नाम देते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, मतलब अगर एक अल्कोहल के साथ एक प्रोटॉन यानी कि H+ को जोड़ दो तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अगर फोकस करो तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, राइट? नॉर्मली अल्कोहल में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पर चूंकि हमने एक प्रोटॉन को इसमें जोड़ दिया उस वजह से ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब इसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। एंड मजे की बात यह है कि अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? यहाँ पर ब्रेक हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट के दूसरे चीजों के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्कोहल जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो बच्चों, अल्कोहल के जो केमिकल रिएक्शंस है इनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि इस रिएक्शन के दौरान OH बॉन्ड टूटेगा या फिर CO बॉन्ड टूटेगा। कहने का मतलब है कि उस रिएक्शन के दौरान अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे रिएक्शंस जहां पर OH बॉन्ड
टूटता है, यानी कि हमारा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, एस्टरिफिकेशन, एसिटाइलेशन वगैरह वगैरह। और ठीक उसी तरीके से हम नेक्स्ट सेट में डिस्कस करेंगे रिएक्शन जहां पर CO बॉन्ड टूटेगा, यानी कि अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सब सेट है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों ही जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। और अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो बना देता है अल्कोक्साइड, अगर फिनॉल रिएक्ट करता है तो वो बना देता है फिनॉक्साइड। और अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड जो भी बनता है उसके साथ में H2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अगर बात करते हैं अल्कोहल की, दैट इज ROH, इसके साथ अगर सोडियम रिएक्ट करता है तो होता क्या है, देखो ये बना देता है अल्कोक्साइड, यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड RONA, मतलब ROH का जो H है वो निकल गया और वो किसके साथ जाके मिल गया, वो H जो है वो अलग से H2 के तौर पे रिलीज हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर फिनॉल की बात करें, फिनॉल में क्या है, मान लो लेट्स टॉक अबाउट द बेंजीन रिंग विद OH, ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तभी भी क्या होगा, ONA साथ में जुड़ जाएगा और जो H था वो अलग से H2 बन के रिलीज हो जाएगा। इनफैक्ट सिर्फ सोडियम ही नहीं, अगर फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, दैट इज NaOH, तब भी हमें क्या मिलता है, तब भी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, Na+OH-, तो ये Na+ जो है ये जाके O के साथ जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ भी हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। पर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ क्या मिलता है, यहाँ H2 के बदले में हमें मिलता है H2O, क्योंकि NaOH का OH बचा हुआ था और फिनॉल का H था, तो वो H और ये OH दोनों मिलकर के H2O बना देते हैं। राइट, तो अभी तो हमने सारे एग्जाम्पल्स सोडियम के साथ ही लिए, बट किसी और मेटल के साथ भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। लेट अस सपोज हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इसको हमने रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या होगा, होना क्या है, वही होगा जो हमेशा होता है, जो OH है उसमें O के साथ एल्यूमिनियम जाके जुड़ जाएगा, तो हमें मिल गया अल्कोक्साइड और H2 जो है वो अलग से रिलीज हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने इन रिएक्शंस पे ध्यान दिया, अभी अभी जो हमने रिएक्शंस देखे जहां पर अल्कोहल और फिनॉल जो है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अल्कोक्साइड्स बनाते हैं या फिनॉक्साइड्स बनाते हैं, क्या यहाँ पर हमने एक इनके बिहेवियर में एक पैटर्न नोटिस किया कि चाहे अल्कोहल हो या फिनॉल हो, ये हमेशा जो है ना H+ खुशी खुशी दे देते हैं। राइट, तभी तो वो फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड बनाते हैं। राइट, क्योंकि वो H+ को दे देते हैं, जो OH रहता है उसके O के साथ Na जुड़ जा रहा था और H+ जो है वो H2 की तरह निकल जा रहा था, यानी कि ये आसानी से H+ दे देते हैं। और अगर हम अपने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को याद करें तो एसिड्स क्या होते हैं जो आसानी से H+ दे देते हैं। दिस टेल्स अस कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, सो दे एक्चुअली बिहेव लाइक ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। तो बच्चों अगर हम अल्कोहल के एसिडिक नेचर की बात करें या एसिडिटी की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उससे कम एसिडिक होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और उससे भी कम एसिडिक होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं? वेल दैट इज़ बिकॉज कोई भी अल्कोहल एसिडिक होता क्यों है, OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से। राइट, क्योंकि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन में स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो OH बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। ठीक है, और इस पोलर नेचर की वजह से ही अल्कोहल जो है ये एसिडिक होता है, क्योंकि O-H+ होता है तो H+ को आसानी से वो रिलीज कर देता है, इसीलिए एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी अगर घटती जाएगी तो एसिडिक नेचर भी घटता जाएगा। ठीक है, अब देखना यह है कि प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल में इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी घट क्यों रही है। दैट इज बिकॉज देखो, जैसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल पे जाते हैं उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल पे जाते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं। राइट, मतलब वो जो जिस OH की हम बात कर रहे हैं वो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े हुए नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स।
ठीक है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दे दे करके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, कोई एक बंदा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि ऐसे समझो एक बंदा है जिसे बहुत भूख लगी है, ठीक है, बहुत भूख लगी है, तो उसके पड़ोसी में कौन है, हाइड्रोजन है। अब उस बंदे को और हाइड्रोजन को बोला गया है कि भाई तुम एक ही पिज्ज़ा को शेयर करके खाओ, ठीक है। तो जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो क्या करेगा, पिज़्ज़ा में से ज़्यादा पिज़्ज़ा अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात को? वही हो रहा है नॉर्मली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में। बट अगर मान लो इस भूखे बंदे की भूख मिटाने के लिए कोई और मिल जाए इसे, फॉर एग्जाम्पल और अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये जो बंदा पहले भूखा था अब वो उस बंदे के पास खाने का स्टॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे केस में क्या वो उस पिज्ज़ा को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा? नहीं खींचेगा। वो बोलेगा चल ठीक है पिज्ज़ा तू ले ले, तू आधा ले ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो यानी कि उस भूखे बंदे की और हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, क्योंकि अब चूंकि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है तो ऑक्सीजन में नेगेटिव और हाइड्रोजन में पॉजिटिव वाला सिचुएशन नहीं आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही है। सो दैट इज द रीजन जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल की तरफ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो घट जाती है और उसी वजह से एसिडिक नेचर भी घट जाता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के एसिडिटी की, तो यहाँ पर यह जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हम नोटिस करते हैं अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है, या फिर ऐसे कह लो कि अल्कोहल जो है ये वाटर के मुकाबले वीकर एसिड है। मतलब वाटर और अल्कोहल को अगर हम कंपेयर करें, जैसे लेट्स लुक एट दीज टू रिएक्शंस। अगर वाटर वाले रिएक्शन को देखो, H2O वाले रिएक्शन, तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा आसानी से H+ दे देते हैं एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर्ड टू अल्कोहल, विच मीन्स अल्कोहल जो है वो वाटर के मुकाबले वीकर एसिड है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फेनॉल्स। अल्कोहल्स के बाद अब बारी है फेनॉल की। फेनॉल का जो एसिडिक नेचर है, मतलब फेनॉल जो है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड वाटर। अब आप पूछोगे कि ये क्या बात हुई, अल्कोहल में भी वही OH ग्रुप है, फेनॉल में भी वही OH ग्रुप है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि फेनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, राइट? ये सवाल आ रहा होगा दिमाग में। तो इसके पीछे दो मेन कारण हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहला रीजन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब फेनॉल के केस में जो OH है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि वो कार्बन का एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन कुल मिला के 3 और चीजों से जुड़ा हुआ है, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन वही अल्कोहल के केस में जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप पूछोगे उससे क्या? हमने क्या जाना है इससे पहले ही, हमारे केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन के नॉलेज के हिसाब से जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक? ओके अब देखो sp2 में S का परसेंटेज, S कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू sp3, ठीक है? तो यानी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यानी कि फेनॉल के केस में जो कार्बन एटम है जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चूंकि वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो गया, करेक्ट? क्योंकि अगर वो कार्बन कम होता, मतलब अगर उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, उस केस में तो ऑक्सीजन के ऊपर खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता, बट वैसा अभी नहीं है। इस केस में, फेनॉल के केस में, जो मेरा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है? मतलब वो जो भूखे वाले स्टोरी को मैंने सुनाई थी ना कि भूखे को बहुत सारा खाने का स्टॉक कहीं कहीं और से मिल गया, बट यहाँ पर उस भूखे को खाने का स्टॉक देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जो भी लोग हैं वो खाना खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींचेगा, राइट? तो यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी और OH बॉन्ड की पोलैरिटी अगर ज़्यादा होती है तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होता है। रीज़न नंबर 2,
अगर हम अल्कोहल और फिनॉल दोनों को ही आयोनाइज करने के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? अल्कोहल आयोनाइज करके बनाएगा अल्कोक्साइड आयन, फिनॉल आयोनाइज करके बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, है ना। अब देखो अल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन, इन दोनों के स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान दो स्टेबिलिटी पे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर अल्कोक्साइड आयन की बात करो तो वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, मतलब वो ऑक्सीजन के ऊपर ही है और कहीं नहीं भाग रहा है। लेकिन अगर फिनॉक्साइड आयन की मैं बात करूं तो वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। बेंजीन रिंग के अंदर ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं ये क्या शो करते हैं कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, और इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। सो ओवरऑल कहानी का सार ये है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। चूंकि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल का आयोनाइजेशन विल बी मोर फेवर्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जिस भी प्रोसेस से ज़्यादा स्टेबल चीज़ें बनती है वो उस प्रोसेस को हम ज़्यादा फेवर करते हैं कि भाई होने दो क्योंकि इससे स्टेबल चीज़ें बन रही है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो इसी वजह से फेनॉल का जो आयोनाइजेशन है दैट इज फेवर्ड मोर। अब अगर फेनॉल का आयोनाइजेशन ज़्यादा फेवर किया जा रहा है इसका मतलब क्या है? इन अ वे अगर फेनॉल जो है वो आयोनाइज हो रहा है तो वो फिनॉक्साइड आयन बना ही रहा है और साथ ही साथ H+ को रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स उसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब चूंकि हम फेनॉल की एसिडिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की भी बात करें कि क्या होगा अगर फिनॉल में ही, फिनॉल के स्ट्रक्चर में ही अगर एक और कोई ग्रुप अटैच्ड हो, उससे फेनॉल के एसिडिक नेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो दो तरह के ग्रुप्स अटैच्ड हो सकते हैं। अगर तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कि NO2 नाइट्रो ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी को अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो उससे क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा फिनॉल का। इनफैक्ट ये जो इफेक्ट है, ये जो इंक्रीज इन एसिडिक नेचर है, ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर है। क्यों? इसका जवाब देता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। देखो जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस स्टाइल से घूमते हैं कि उनका इफेक्ट कहाँ पर ज्यादा दिखता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इनफैक्ट इसको हमने बहुत बार ये पहले भी डिस्कस किया है। ओके चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि मैम नहीं, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ तो एग्जैक्टली उल्टा होगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होगा जैसे कि एल्काइल ग्रुप्स, तो ऐसे ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन तुम्हारे साथ जो शेयर किया था ना इलेक्ट्रॉन, उसे मुझे खींचने की अब जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो घट जाएगी, तो एसिडिक नेचर जो है वो भी घट जाएगा। इनफैक्ट दिस इज द रीजन कि क्रीसॉल का जो एसिडिक नेचर है वो फेनॉल से कम है, मतलब क्रीसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फेनॉल। अब आपको इसका आंसर पता है? अब तो पता है, क्योंकि क्रीसॉल में क्या होता है? क्रीसॉल में अटैच्ड होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल ग्रुप्स चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो घट जाती है और उसी के वजह से उसका एसिडिक नेचर जो है वो भी घट जाता है। तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे हम अगला रिएक्शन विच इज ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन देखो नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम ईस्टर्स बनाते हैं। किससे बनाएंगे? ऑब्वियसली अल्कोहल और फिनॉल से बनाएंगे, क्योंकि अभी हम अल्कोहल फिनॉल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट करके बनाएंगे ईस्टर्स? तो जब हम अल्कोहल या फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से या फिर एसिड क्लोराइड से, तो इन तीनों केसेस में ही हमें ईस्टर्स मिलते हैं,
ठीक है, तो चलो इन तीनों केसेस के रिएक्शंस को देखते हैं वन आफ्टर अनदर। सबसे पहले देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल या फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पता चलता है? जहां पर भी COOH ग्रुप लगा हुआ हो, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं कि H और OH, मतलब अगर हमारे दोनों रिएक्टेंट्स को देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या है? अल्कोहल या फिनॉल। इन दोनों में से H और OH निकल करके H2O बना देते हैं और बाकी जो बचा हुआ होता है वो सब कुछ मिल करके हमें बना देता है एक ईस्टर। दूसरा अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। तो हम देखते हैं जब हम एसिड क्लोराइड के साथ, क्लोराइड है तो ऑब्वियसली Cl ग्रुप उसमें अटैच्ड है, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल या फिनॉल के साथ, तो वहां पे क्या होता है? वहां पर अल्कोहल या फिनॉल में से H+ निकल के आता है, इस एसिड क्लोराइड में से Cl निकल के आता है और ये दोनों मिल करके बना देते हैं HCl और बाकी बची हुई चीजें साथ में मिलकर बनाती हैं ईस्टर। अब इस रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज ईस्टर, उसके साथ खूब सारा HCl भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो अब इस HCl को भाई कैसे कंट्रोल में लाया जाए? अब चूंकि वो एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। और वो बेस कौन सा हम यूज करते हैं? यहां पर हम पायरिडीन यूज करते हैं विच इज अ बेस, ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज करता रहे। और HCl को अगर वो न्यूट्रलाइज करता रहेगा, मतलब HCl को वो खाता जाएगा, तो क्या होगा? मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा, यानी कि ईस्टर बनने का जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड्स। सबसे पहले तो एसिड एनहाइड्राइड्स होते क्या है? एनहाइड्राइड्स बेसिकली होते हैं एसाइल ग्रुप, O एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मतलब RCO, तो R इज अल्काइल ग्रुप, तो RCO दो ऐसे एसाइल ग्रुप जब बीच में एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं, सो दैट इज हाउ एसिड एनहाइड्राइड लुक्स लाइक। ठीक है, तो जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है तो वहां पर हमें ईस्टर तो मिलता ही है और उसके साथ हमें मिलता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी जो है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। रिएक्शंस के नाम से ही कई बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस से याद आया, एक स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड माइंड के लिए आपकी मदद कर सकता है नवरत्ना ऑयल, जिसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो आपको एक रिलैक्स्ड माइंड और फुल कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करने में मदद करता है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि एक 2 मिनट की चंपी एवरी डे कैन हेल्प यू इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन, हेडेक से आराम दे सकता है और एक अच्छी साउंड स्लीप भी दे सकता है। तो आप भी ट्राई करना कभी। फिलहाल back to organic, back to reactions, in fact back to alcohol, phenols and ethers। अब डिस्कस करेंगे हम एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के दौरान हम किसी अल्कोहल या फिनॉल में एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं उसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइल ग्रुप होता क्या है? CH3CO, जैसे अल्काइल ग्रुप बोले तो CH3, C2H5, C3H8 एंड सो ऑन। उसी तरीके से एसिटाइल ग्रुप का मतलब होता है CH3CO। ठीक है, तो इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम तो सुना ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर, दवाई इंडस्ट्री में एस्पिरिन इज ऑफन यूज्ड। तो एस्पिरिन एक्चुअली होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो एस्पिरिन का जो एक्चुअल नेम है उसमें एसिटाइल वर्ड है, इसका मतलब इसमें हम एसिटाइल ग्रुप को जोड़ के बनाते हैं एस्पिरिन। कैसे बनता है? तो एस्पिरिन बनाने के लिए हम लेते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सो सैलिसाइलिक एसिड इज बेसिकली बेंजीन रिंग जिसमें एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इस सैलिसाइलिक एसिड के में जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब इसके साथ एक COCH3 ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एस्पिरिन। इनफैक्ट अगर हम गौर से देखें तो ये जो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है ये एक तरीके से एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है किसका? सैलिसाइलिक एसिड का। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जहां पर CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो
सबसे पहले तो इस तरह के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होने वाले रिएक्शंस जो हैं ये हमें अल्कोहल्स में देखने को मिलते हैं और फेनॉल्स में देखने को बहुत कम मिलते हैं। इनफैक्ट फेनॉल्स में ऐसे रिएक्शन हमें सिर्फ जिंक के साथ मिलते हैं, बट अदरवाइज फेनॉल्स के साथ ये रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों ऐसा क्यों है कि ऐसे रिएक्शंस अल्कोहल के होते हैं और फिनॉल के नहीं होते हैं? खुद सोच के देखो, क्यों नहीं होते होंगे? इस तरह के रिएक्शन में किसे टूटना है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को। अगर ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है काफी तगड़ा है, काफी मजबूत है, इसीलिए उसे तोड़ना मुश्किल होता होगा, राइट? यही लॉजिक लगा सकते हैं हम, और कुछ हद तक यही लॉजिक करेक्ट है। तो अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में होता यह है कि रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या है, इसमें जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर भागते रहते हैं, उसकी वजह से हमें इसमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर फेनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप देखो तो आप क्या देखोगे कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ना, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, राइट? मतलब ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर है, विच एक्चुअली मीन्स कि डबल बॉन्ड जो है वो एनीवे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इनके केस में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो भाई तोड़ना तो मुश्किल है ना? तो इसी वजह से इस तरह के रिएक्शंस फिनॉल में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलो अब देर किस बात की, कुछ ऐसे रिएक्शंस देखते हैं जहां पर अल्कोहल के साथ ही सही कुछ ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करेंगे विथ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स बोले तो HX, मतलब X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है? तो होता कुछ यूं है कि जैसे ही हम अल्कोहल यानी कि ROH को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ, तो हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड यानी कि RH। ये जो है दोनों साथ में आ जाते हैं और साथ में निकल जाता है H2O, ठीक है? तो इस तरह का कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि अगर मेरा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, तो उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होते हैं विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। और यहीं से हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई जो मेरा अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इनफैक्ट इस टेस्ट का एक अलग से नाम दिया गया है विच इज़ ल्यूकस टेस्ट, ठीक है? तो चलो ल्यूकस टेस्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ल्यूकस टेस्ट की कहानी शुरू होगी किसके साथ? ल्यूकस रिएजेंट के साथ। तो ल्यूकस रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, इनके मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। तो देखो क्या है, HCl इज व्हाट? HCl इज हाइड्रोजन हैलाइड, इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ल्यूकस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये ल्यूकस जो वर्ड है ये आया था आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हावर्ड ल्यूकस। और ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके बेसिस पर हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो गिवन अल्कोहल है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? सो नॉर्मली होता कुछ यूँ है कि जो अल्कोहल्स हैं वो ल्यूकस रिएजेंट में डिज़ोल्व कर जाता है, लेकिन उनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, मतलब हैलाइड्स जो हैं वो उसमें मिक्स नहीं होते हैं। तो इसी के आधार पे हम अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई करते हैं। कैसे? शुरुआत करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सो प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनके हैलाइड्स जो हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। टर्बिडिटी बोले तो मान लो आप एक ग्लास में पानी लेते हो, ठीक है? जब आप उस एक ग्लास पानी में चीनी मिलाओगे तो क्या होगा? चीनी उस पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन मान लो उसी पानी में अगर आप थोड़ा सा मड डाल देते हो या सैंड डाल देते हो, राइट? तो इस तरह की चीज़ मिला देने से क्या होगा? आप देखोगे कि जो पानी है ना वो ओपेक हो जाता है, राइट? मतलब पानी से आप सी थ्रू नहीं कर सकते हो, आपको दिखता नहीं है पानी के नीचे, राइट? तो इसे हम कहते हैं कि पानी जो है ये टर्बिड हो गया। समझ आई बात? तो पानी टर्बिड जनरली ज़्यादा तब होगा जब उसमें हम ऐसी चीज़ को मिलाते हैं विच इज़ इमिसिबल इन वाटर। जो मिक्स नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली वाटर को टर्बिड बना देगा, ठीक है? तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? बात अगर करें सेकेंडरी अल्कोहल की तो उनके हैलाइड्स के साथ सीन कुछ ऐसा रहता है कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस तो होती है बट तुरंत नहीं, इट टेक्स सम टाइम टू प्रोड्यूस द टर्बिडिटी, ठीक है?
और जो तीसरा है यानी कि टर्शियरी अल्कोहल, उनके साथ इंस्टेंटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब जैसे ही आप उसके हैलाइड को, टर्शियरी अल्कोहल का जो हैलाइड है ना, उसको जैसे ही आप ल्यूकस रिएजेंट के साथ मिक्स करोगे, सो इमीडिएटली यू विल सी व्हाट, इट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी। तो इस तरीके से यूजिंग द ल्यूकस रिएजेंट एंड नोटिसिंग कि भाई टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है, लेट से हो रहा है या तुरंत हो रहा है, यू कैन डिसाइड वेदर द गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और इसे ही हम कहते हैं ल्यूकस टेस्ट। अब बारी है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। क्या याद है किसी को कि ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, जिसमें हम अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे थे फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। जैसे मान लो अल्कोहल को रिएक्ट कराया विथ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी कि PbR3, तो क्या बनता था? सोचो सोचो सोचो। एग्जैक्टली तो बनता था अल्काइल हैलाइड, या फिर इस केस में अगर PbR3 से रिएक्ट करा रहे हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड। अब बताओ कहाँ पे पढ़ा था इसको? एब्सोल्युटली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में, या फिर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, उस टॉपिक के अंदर हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। तो यहाँ पर भी रिएक्शन तो एज इट इज ही रहेगा। जब हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को, तो हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड और साथ में निकल जाता है H3PO3। तो बच्चों अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। ठीक है, इस रिएक्शन को भी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं SOCl2 के साथ, तभी भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है और साथ में मिलता है SO2 और HCl। इनफैक्ट ये वाला जो मेथड होता है ना, ये एक प्रेफर्ड मेथड होता है हैलो एल्केन्स को बनाने के लिए। इसको भी हमने पहले उस वीडियो में डिस्कस किया था। और ये प्रेफर्ड मेथड क्यों होता है? चलो जिन्होंने वो वीडियो देखा है फटाफट से बता दो क्यों होता है ये प्रेफर्ड मेथड। चलो मैं ही बता देती हूँ। सो ये प्रेफर्ड मेथड इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अल्काइल हैलाइड के साथ SO2 और HCl जो निकलते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एस्केपेबल गैसेस। तो इससे हमें आराम क्या होता है कि भाई हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो बिल्कुल प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, क्योंकि बाकी जो दोनों गैसेस हैं वो तो एस्केप हो जाती हैं, राइट। सो मतलब वो अपना सेपरेट निकलती हैं। सो दैट वेज वी गेट जस्ट वॉट वी नीड, दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अब अगला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं गर्मियों में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है, राइट। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का हट जाना, रिमूवल ऑफ वाटर, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कब होता है? और या फिर ऐसे सोचो कि अल्कोहल में से अगर हम पानी निकाल लें, H2O निकाल लें, तो हमें क्या मिलेगा? तो वेल अल्कोहल में से अगर हम वाटर निकाल लें तो हमें मिलता है एल्कीन। यस, एल्कीन। बट अल्कोहल में से पानी निकालेगा कौन? सो अल्कोहल में से पानी निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक प्रोटिक एसिड की, मतलब एक ऐसा एसिड जो आसानी से एक प्रोटॉन रिलीज कर दे, जो आसानी से एक H+ दे दे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लेट्स से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह के प्रोटिक एसिड्स का हम यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा होता है कि एक अल्कोहल लिया, ओके, इस अल्कोहल के साथ हमने रिएक्ट कराया किसको? एक प्रोटिक एसिड को। तो क्या होगा? इस अल्कोहल में से H और OH ये दोनों निकल आएंगे। HOH मिलके क्या बनाता है? H2O। तो बेसिकली इस अल्कोहल में से H और OH निकल के आ गए, H2O बना लिया, तो डिहाइड्रेट हो गया। तो अब ये अल्कोहल में बचा क्या? अब भाई H चला गया, OH चला गया, बट उसकी जगह लेने के लिए कोई और नहीं आया। लेकिन भाई दोनों कार्बन सोच रहे हैं कि हमको तो अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, तो हम क्या करें? क्या करें हम? हमारे पास एक ही चॉइस है कि भाई कार्बन कार्बन हम लोग दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो जैसे ही कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो मुझे क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया। सो दैट इज वाई आई सेड कि अल्कोहल में से अगर वाटर हटा दोगे, डिहाइड्रेट करवा दोगे, तो तुम्हें मिलेगा एल्कीन। तो चलो अब लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। लेट अस सपोज कि अल्कोहल के नाम पे हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एक प्रोटिक एसिड, जैसे कि लेट्स से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आसानी से H+ दे देता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तो हमें क्या मिलता है? जैसा कि मैंने बोला था, H और OH मिलके H2O बन के निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो रहा है, और मुझे मिल जाएगा इथीन। तो इथेनॉल से शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे मिलता है इथीन।
ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फ्लो है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के रिएक्शन का, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो भी ये सेम रिएक्शन अंडरगो करते हैं, लेकिन एट माइल्डर कंडीशंस। माइल्डर कंडीशंस बोले तो यानी कि कम टेम्परेचर पे ही डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर हम सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, यानी कि जो एसिड है ना वो भी पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे 40% 20% ऑफ द एसिड से ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स लुक एट दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो जो अल्कोहल है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसीलिए देखो यहाँ पर हमने जो एसिड यूज किया है दैट इज H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मतलब पूरा 100% की जरूरत भी नहीं है, 85% फॉस्फोरिक एसिड से ही हमारा काम हो गया है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी स्लाइटली कम है विच इज 440 केल्विन। अब वहीं अगर हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल्स की, तो यहां पर जो हमने एसिड लिया है दैट इज जस्ट 20% ऑफ H3PO4, मतलब 20% फॉस्फोरिक एसिड से ही हमारा काम हो गया, और यहां पर जो टेम्परेचर है दैट इज इवन लेसर विच इज 358 केल्विन। तो व्हाट डू वी नोटिस, हमने ये देखा कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, मतलब कौन कितनी आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है, ये इसका ऑर्डर कैसा है, सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का और फिर प्राइमरी अल्कोहल का। यानी कि टर्शियरी अल्कोहल जो है ये सबसे माइल्ड कंडीशन में आराम से डिहाइड्रेट हो जाता है। अब अगला बड़ा सवाल दिमाग में यही आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे कि भाई रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है ये डिहाइड्रेशन, तो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन के दौरान बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है। और हमें क्या पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और उससे भी कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। चूंकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। सो एज अ रिजल्ट जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, टर्शियरी अल्कोहल का। अब इतनी बातें कर ली मैकेनिज्म के बारे में, तो मैकेनिज्म देखना तो बनता है, चलो देखें। तो डिहाइड्रेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि होता क्या है। तो अगर इसके पहले स्टेप बोले तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रोटोनेटेड वर्ड जो है ये किससे आया है, प्रोटॉन से आया है। मतलब जो अल्कोहल था मेरे पास उसके साथ हमने प्रोटॉन ऐड कर दिया। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट अस एज्यूम कि ये अल्कोहल था मेरे पास, अल्कोहल था मतलब OH उसमें लगा हुआ था, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ उसमें यूज हो गए हैं, तो उसके अलावा ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये सिचुएशन है अल्कोहल की। अब इस अल्कोहल के साथ हम करा रहे हैं प्रोटोनेशन, मतलब इसमें H+ हम ऐड कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखो H के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया था तभी तो ये प्लस है, राइट, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहां ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो भाई बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और इस दौरान इनफैक्ट ये वाला जो स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता क्या है, देखो कुछ इस तरीके से ये साथ में जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो था ही, दूसरा वाला हाइड्रोजन भी जुड़ गया, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो बना इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 है, ओके। चलो भाई स्टेप 1 तो समझ में आया, बट इससे हुआ क्या। अब इसके बाद बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। सो स्टेप 2 इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है सभी को पता है, राइट। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन कंटेनिंग कैटायन, मतलब कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखने वाला है, ठीक है, ओके। क्या होगा इसके दौरान, तो इस दौरान ये जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, यहां पर से अगर आप ये वाला जो H2O है इसको हटा दो, क्योंकि ओवरऑल इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर को हम हटा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा अगर हम कुछ कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा,
ये कार्बन तो बचेंगे ही बचेंगे, राइट, लेकिन इसमें से हमने ये सब कुछ को हटा दिया तो ये कार्बन बच गया एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यानी कि ये जो बचा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, अब स्टेप 3 एक तीसरा स्टेप भी है जिसके अंदर हम प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का एलिमिनेशन बोले तो अच्छा, इससे पहले कि हम स्टेप 3 में जाएं, लेट मी टेल यू कि ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो था ना, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। और हमें क्या पता है, जो भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं उस रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो यानी कि ये वाला जो स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। यही इस पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है कि भाई रिएक्शन कितनी तेजी से जाएगा या कितनी धीरे से जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये कार्बोकैटायन पे हमारा कार्बोकैटायन बन चुका है। अब इसके साथ क्या होगा, इस कार्बोकैटायन से एलिमिनेट होगा क्या, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, इसमें से प्रोटॉन हट जाएगा। तो देखो इसमें से अगर प्रोटॉन हट जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन कैसे हटेगा, यहां पे देखो प्लस चार्ज है, ऐसे मानो प्रोटॉन क्या होता है H+, मतलब एक H को हटना है एक प्लस को भी हटना है। तो एक कार्बन से लेट से प्लस चला गया, दूसरे कार्बन से H चला गया, तो क्या हो गया, दोनों में से एक एक बंदे चले गए, तो ये दोनों कार्बन क्या करेगा, आपस में ज्यादा दोस्ती बना लेगा, तो यानी कि आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट। मतलब जैसे ये कार्बन है अभी फिलहाल, इफ यू फोकस ऑन दिस कार्बन, तो ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, राइट, कुछ ऐसी स्थिति है इसकी। ठीक है, अब मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन अगर गायब हो जाए, उसी तरह लेट से इस कार्बन में से एक प्लस गायब हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इस कार्बन के पास भी एक की कमी हो गई, इसके पास भी एक दोस्त की कमी हो गई, तो दोनों ने क्या किया, आपस के बॉन्डिंग को डबल बना ली, तो इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। ठीक है, और साथ में रिलीज हो जाएगा H+। ठीक है, तो यानी कि ये जो बना, ये क्या बना, तो इसके दौरान जो बना दैट इज एल्कीन। ठीक है, अच्छा, ये जो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन था, ये जो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन वाला स्टेप था, यही हमारा स्टेप नंबर। ठीक है, सो कुल मिला के हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दूसरा स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और तीसरा स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो देखो अब इससे समझ में आ रहा है ना कि बीच में कार्बोकैटायन बन रहा है। इसीलिए जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि जिस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे उनका डिहाइड्रेशन का ईज भी ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जल्दी जल्दी बनेगा तो डिहाइड्रेशन भी जल्दी होगा। तो अगला हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यही देखना है हमें। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंगली बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हर रिएक्शन की कहानी है। एग्जैक्टली तो वही कहानी ऑक्सीडेशन की भी है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, कौन सा कार्बन कौन सा ऑक्सीजन, अरे भाई हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में एक OH तो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, है ना, और वो OH किसी ना किसी कार्बन से अटैच्ड होगा। ओके, तो मैं इसी कार्बन की और इस ऑक्सीजन की बात कर रही हूं। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा हो गया कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कार्बन को छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को छोड़ के चला गया। दोनों सैड है, कार्बन भी सैड है और ऑक्सीजन भी सैड है कि भाई हमारे एक एक हाइड्रोजन हमें छोड़ के चले गए हैं। ऑप्शन क्या है, अब ठीक है तुम भी अकेले हो गए हो, मैं भी अकेले हो गई हूं, तो चलो लेट्स बी फ्रेंड्स। तो कुछ वैसा ही होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, अब क्या करते हैं ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेसिकली यही कहानी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ठीक उसी तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी ब्रेकेज होता है। तो ऑक्सीडेशन में कुल मिला के हम देखते हैं कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं कि H2 जो है वो निकल जाता है, राइट, डाई हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो हाइड्रोजन से ही वो हाइड्रो आया है, सो दिस इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं हम इसे। अब जब ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का तो बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है,
सो वेल, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करता है हम किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, राइट? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। तो वो किस हद तक उसको ऑक्सीडाइज करेगा, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट नॉर्मली कुछ फ्लो ऐसा रहता है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो एल्डिहाइड बनेगा, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है? सो दैट्स द नॉर्मल फ्लो। अब मान लो कि मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये शायद डायरेक्टली एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वही अगर आप बोलो कि नहीं मुझे एसिड नहीं चाहिए, मुझे एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे कि CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। तो CrO3 को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे तो हमें अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होके मिल जाएगा एल्डिहाइड। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करने की बात जब हो ही रही है, लेट अस टॉक अबाउट प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स सेपरेटली। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो इन्हें एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा रिएजेंट होता है PCC। PCC स्टैंड्स फॉर पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये एक कॉम्प्लेक्स है जो किन किन चीजों से बनता है? पाइरिडीनियम यानी कि पाइरिडीन से, क्लोरो बोले तो HCl से, क्रोमेट बोले तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से। तो इन तीनों चीज़ों से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स होता है PCC। और PCC जो है ये एक काफ़ी अच्छा रिएजेंट होता है टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब अगर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम प्रीफर करते हैं दूसरा रिएजेंट विच इज CrO3। CrO3 इज क्रोमियम एनहाइड्राइड। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो बना एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया तो बना कीटोन, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? बहुत लॉजिकली सोचो, सेकेंडरी अल्कोहल है मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से 2 और अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, राइट? तो अब मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यानी कि देखो ना क्या बनेगा, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा C डबल बॉन्ड O के साथ। सो बेसिकली वी डू नॉट गेट एल्डिहाइड, वी गेट अ कीटोन, राइट? अब बचा टर्शियरी अल्कोहल्स। नाउ टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? अब खुद ही सोचो ना, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है? ऑक्सीडेशन होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना पड़ता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना पड़ता है। ये 2 बॉन्ड्स जब टूटते हैं तब जाके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, राइट? यही होता है ऑक्सीडेशन में। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल है तो क्या उसके पास कार्बन हाइड्रोजन वाला कोई बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो कार्बन है उसके एक साइड OH लगा हुआ है और बाकी तीनों साइड तो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो उस कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऐसा है ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन ही नहीं है तो बॉन्ड्स ब्रेक कैसे होंगे और फिर C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स। तो बच्चों अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जब हम इन अल्कोहल्स के, चाहे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, जब इन अल्कोहल के वेपर्स को हम हीटेड कॉपर के थ्रू पास करते हैं एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी अल्कोहल को हम पास करते हैं थ्रू हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन तो होता है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि H2 हट जाता है और हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। अगर यही चीज हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ तब क्या होता है? वही लॉजिक लगा के बताओ, यहां भी डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा, यानी कि H2 हट जाएगा। तो मिलेगा क्या मुझे? H2 जैसे ही हट गया तो कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन हट गया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो मुझे कुल मिला के क्या मिला? कीटोन। एब्सोल्युटली। और यही चीज अगर हम टर्शियरी अल्कोहल के साथ करें तब एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन होगा कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा वाला बॉन्ड ही नहीं है, तो डिहाइड्रोजिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि सीधा का सीधा H2O ही निकल जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? एल्कीन। तो बच्चा पार्टी अब बात करेंगे हम फेनॉल की। फेनॉल
नाम तो सुना ही होगा। डाइज में काम आता है, एंटीसेप्टिक्स में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन में यूजफुल होता है, एक्सप्लोसिव्स, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, ढेर सारे यूजेस है फेनॉल के। इनफैक्ट फेनॉल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अल्कोहल के साथ साथ ही डिस्कस कर लिया था। बट अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ ऐसा, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक्सक्लूसिवली फेनॉल के साथ होता है, जो अल्कोहल के साथ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अब देखते हैं फेनॉल के केमिकल रिएक्शंस। फेनॉल के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फेनॉल एक्सक्लूसिव रिएक्शन डिस्कस करेंगे, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन जैसे रिएक्शंस। इसके अलावा होंगे कोल बेस रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये फेनॉल के एक्सक्लूसिव रिएक्शंस होते हैं। क्यों भाई, फेनॉल में ऐसी कौन सी खास बात है? खास बात तो कुछ भी नहीं है, यही है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहां पर होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसी चीजों को अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, राइट। इसका मतलब है कि जो ये फेनॉल है ना, इसमें नेगेटिव चार्जेस होते होंगे, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल इसे अटैक करता है, राइट। बट नेगेटिव चार्ज होता कहां पे है? सबसे पहली बात तो यह है कि भाई फेनॉल में जो ये OH ग्रुप होता है ना, ये किस तरह का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि जो रिंग है उसके ऊपर ये और नेगेटिव चार्जेस छोड़ देता है। अब अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इस रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा दिख रहा है आपको? नेगेटिव चार्जेस। यानी कि कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इसके ऊपर और उसी वजह से फेनॉल जो हैं ये अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलो बच्चों बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में होगा क्या? नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि हमें अल्कोहल को किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा जो उसे नाइट्रो ग्रुप दे सके, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। तो अगर फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है? हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। मतलब हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि मतलब ये तो मिक्सचर है, क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, इस ऑर्थो और पैरा आइसोमर को? वेल, हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कैसे? वेल, इसलिए सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा फ़र्क है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो ये स्टीम वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब, वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वेपोराइज हो जाए, दैट्स वोलाटाइल, ठीक है। दूसरी तरफ अगर पैरानाइट्रोफिनॉल की मैं बात करूं तो ये लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे डिस्टिलेशन के दौरान दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में इनके वोलेटिलिटी का फ़र्क क्यों होता है? एक लेस वोलेटाइल और एक ज़्यादा वोलेटाइल क्यों होता है? वेल, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को थोड़ा गौर से देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है, मतलब स्कूल के अंदर ही बच्चों के ग्रुप्स बना दिए गए हैं जिनके बीच में कंपटीशन होगा। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब 2-3 डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन वो दोनों ही उसी फिनॉल का पार्ट है, उसी नाइट्रोफिनॉल का पार्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल का पार्ट है, हाइड्रोजन जो है वो नेबर मॉलिक्यूल का पार्ट है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पर क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डिंग। लेकिन जहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पर अंदर ही अंदर तो वो जुड़े हुए हैं, बट जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। सो दैट्स वाई जो ऑर्थो वाला हमारा आइसोमर है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है दैट इज मोर वोलाटाइल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल जो है दैट इज लेस वोलाटाइल।
अब जब हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो दिमाग में एक सवाल आता ही है कि हमने रिएक्शन कराया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, यही अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराते तो क्या होता। अब भाई देखो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है मतलब खूब सारा नाइट्रिक एसिड है, तो खूब सारे नाइट्रो ग्रुप्स लगा देगा। सो बेसिकली इस केस में हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप्स जो है ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर इस रिंग पे लग चुके हैं। इनफैक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे यील्ड में तो नहीं मिलता है। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि हैलोजन ऐड होता है। अब यहाँ पर हम फेनॉल का हैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। मान लो हमने फेनॉल को रिएक्ट कराया विथ ब्रोमीन इन सॉल्वेंट्स, जैसे कि जिसकी पोलैरिटी बहुत कम हो, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स में अगर लो टेम्परेचर पे हम रिएक्ट करवाते हैं फेनॉल को ब्रोमीन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, मोनोब्रोमोफेनॉल, मतलब फेनॉल में एक ब्रोमो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक ऑर्थो आइसोमर मिलता है और एक पैरा आइसोमर मिलता है, जिसमें से पैरा आइसोमर हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब जैसे हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुतों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम हैलोजिनेशन की बात करते थे इन केस ऑफ बेंजीन, तो वहां पर हम यूज करते थे एक लुईस एसिड। लुईस एसिड के प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन होता था, बट फेनॉल के केस में हमें उस लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि फेनॉल के पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है वो अपने आप में ही हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो चूंकि OH ग्रुप ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमें अलग से किसी एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहीं पे देखो हैलोजिनेशन का या फिर ब्रोमिनेशन का एक दूसरा सिचुएशन। अगर मान लो हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं फेनॉल को, तो बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, मतलब 3 ब्रोमीन जाके जुड़ जाते हैं फेनॉल के रिंग के साथ। इनफैक्ट अगर रिएक्शन को देखें तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल जो है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। तो बच्चों, अब बारी है कोलबेज रिएक्शन की। क्या होता है ये रिएक्शन? देखो, एक मेमोरी टिप भी शेयर करूंगी टुवर्ड्स द एंड कि कैसे याद रखना है कि कोलबेज रिएक्शन कौन से रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो इस रिएक्शन में होता कुछ यूं है कि जैसे देखो, फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है। एंड बच्चों, लेट मी टेल यू कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, ये हमारे फिनॉल से भी ज़्यादा एक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये तो और ज़्यादा एकदम एक्टिवेटेड रहता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आए और मुझे अटैक करे, है ना। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये इतना चूंकि एक्टिवेटेड ऑलरेडी रहता है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाने के लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा देता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ही ये बना लेता है सैलिसाइलिक एसिड, जो कि एक्चुअली है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कोलबेज रिएक्शन। सवाल ये उठता है कि कैसे याद रहेगा कि कोलबेज रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन था, क्योंकि हम यहाँ पर इतने सारे रिएक्शन पढ़े। तो एक छोटा सा मेमोरी टिप, क्लब करो एसिड, ये याद रहेगा। क्लब करो एसिड, क्लब से याद आएगा कोलबे, करो से याद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड से याद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन ये तीनों चीज़ें अगर आपको याद रही तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ पर एनीवेज हम फेनॉल की ही बात कर रहे हैं। तो फेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फेनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनता है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड इन दिस केस। तो ये एक हल्का सा मेमोरी टिप है, ताकि अगर कभी ऐसा हो ना कि इतने सारे रिएक्शंस पढ़े, कौन सा वाला रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन था वही आप भूल जाओ, तो ये मेमोरी टिप माइट हेल्प। अब बात करेंगे हम राइमर टाइमन रिएक्शन के बारे में। एक लंबा चौड़ा सा नाम है, सो बेसिकली दिस नेम हैज कम फ्रॉम द नेम ऑफ 2 केमिस्ट्स, राइमर एंड टाइमन। और इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ऑर्थो फॉर्माइलेशन होता है ऑफ फेनॉल्स, मतलब फेनॉल्स के ऑर्थो पोजीशन में जाके एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। सो बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंस इन राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इनफैक्ट इसका एक छोटा सा मेमोरी टिप है, रट्टू तोता ओल्ड, मतलब रट्टू तोता बोले तो राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या बनता है? ओल्ड से याद आएगा एल्डिहाइड, तो राइमर टाइमन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है। जैसे कि हमने पिछला मेमोरी टिप देखा था, कर्ब करो एसिड, यानी कि कोलबेज रिएक्शन में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे
ये छोटे छोटे मेमोरी टिप्स है जिससे आपको कम से कम ये याद रहे कि किस रिएक्शन में क्या बनता है, कैसे बनता है, चलो वो देखते हैं। अब फिनॉल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विथ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक इंटरमीडिएट बनाता है। वो जब फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड दिखने लग जाता है हमें ऊपर। इसके अलावा जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आके बैठ जाता है एंड फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो मतलब राइमर-टाइमन रिएक्शन में जो नेट अगर हम पूरे रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो क्या हो रहा है, फिनॉल को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम देखते हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन ऑफ द रिंग पे इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन। अब चलो देखें जिंक डस्ट के साथ कैसा रिएक्शन होता है। जब फेनॉल रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के साथ तो हमें मिलता है बेंजीन। अब आप पूछोगे कि ओके तो फेनॉल का जो OH था वो कहाँ गया, तो फेनॉल का जो वो OH था ना, वो जो O था बेसिकली वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है। तो प्यारे बच्चों बारी है ऑक्सीडेशन की। फेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, जब हम फेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड दैट इज K2Cr2O7 तो हमें मिलता है बेंजोक्विनोन। लेकिन वहीं अगर हम फेनॉल का ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें देखते हैं कि हमें डार्क कलर्ड मिक्सचर्स मिलते हैं, हालांकि उनके अंदर भी होते हैं क्विनॉन्स। क्विनॉन्स कैसे पता लगता है, जब भी रिंग के साथ आप देखो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़े हुए हैं सो दे इंडिकेट क्विनॉन्स। तो बच्चों अल्कोहल और फिनॉल के हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस देखे। नाउ इज द टाइम टू लुक एट सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, कुछ ऐसे अल्कोहल्स जो कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो पहला अल्कोहल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मिथेनॉल। सो मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला इज CH3OH। इनफैक्ट अल्कोहल के सीरीज में ये पहला मेंबर है जो कि एक कार्बन वाला अल्कोहल है। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये कलरलेस होता है एंड दिस इज हाईली पॉइजनस। यस, इवन थोड़ा सा मिथेनॉल किसी को ब्लाइंड बना सकता है एंड इट कैन इवन कॉज डेथ। सो अभी मैंने बोला कि मिथेनॉल एक कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई मिथेनॉल के ऐसे कौन से यूजेस है जिसकी वजह से ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूज तो ये है कि इट इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स वगैरह। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज टू डीनेचर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। डीनेचर का मतलब क्या होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल। जो अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है दैट इज एक्चुअली इथेनॉल। ठीक है, लेकिन इस अल्कोहल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूजेस होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लो सारा का सारा इथेनॉल जो है वो कंज्यूम करने में ही चला जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे काम हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करने वाले हैं, कॉमर्शियली यूज़ करने वाले हैं, उसे हम अनफिट बना दें फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा हम कैसे करते हैं, हम उस इथेनॉल में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें मिथेनॉल मिला देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मिथेनॉल हाईली पॉइजनस होता है और उतने थोड़े से मिथेनॉल के मिलाने से ही वो जो इंडस्ट्रियल इथेनॉल है वो पॉइजनस हो जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल जो है वो भी एकदम ख़राब हो जाता है। सो दैट मीन्स इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो इंडस्ट्रियल कामों के लिए ही यूज़ किया जाएगा, उसे कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इतना ही नहीं, मिथेनॉल का यूज़ होता है टू प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड जो कि इन टर्न इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टिक्स। सवाल ये उठता है कि भाई मिथेनॉल जब इतना इंपॉर्टेंट है तो चलो देखें ज़रा कि ये बनता कैसे है। मिथेनॉल को कई चीज़ों से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जैसे कि ये मीथेन से बन सकता है, वाटर गैस से बन सकता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बन सकता है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बन सकता है। बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, राइट। बट आज के डेट पे करंट सिचुएशन में अधिकतर मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज फॉर्म्ड बाय दिस लास्ट मेथड यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कैटालिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन सी चीज़ यूज होती है एज अ कैटलिस्ट, जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड यानी कि ZnOCr2O3। इसे हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है मिथेनॉल दैट इज CH3OH।
तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम दूसरा कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल विच इज इथेनॉल, राइट। इथेनॉल के बारे में हमने ऑलरेडी काफी चीजें बात की। तो इथेनॉल जो है कॉमनली हम जिसे अल्कोहल कहते हैं दैट इज एक्चुअली इथेनॉल। जैसे कॉमन तौर पर हम बात करते हैं, राइट, अल्कोहल, वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, सो दैट अल्कोहल एक्चुअली इज इथेनॉल। इथेनॉल को हम कई चीज़ों से पा सकते हैं, जैसे मोलासेस से, फ्रूट से, शुगर केन से। तो भाई क्यों है इथेनॉल इतना कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, क्या है इसके यूजेस? सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज अ बेवरेज। जैसा कि मैंने बताया कि जिस अल्कोहल के कंजम्पशन की हम बात करते हैं दैट अल्कोहल इज एक्चुअली इथेनॉल। सो अल्कोहल के कंजम्पशन से या फिर इथेनॉल के कंजम्पशन से देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से जो भी लोग, आपने देखा होगा ना, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद लोग जो है अपने प्रॉपर होश में नहीं रहते हैं, राइट। दे लूज देयर बैलेंस टू वॉक प्रॉपरली, समटाइम्स दे डू नॉट टॉक प्रॉपरली। मतलब उस टाइम पे वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे चले जाते हैं जब दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इतना ढंग से सोच नहीं पाते हैं, राइट। हालांकि इफ इट इज कंज्यूम्ड इन वेरी लेस क्वांटिटीज तो इम्पैक्ट जो है इतना दिखता नहीं है, बट इफ इट इज कंज्यूम्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी उस समय इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाए तो कई बार लोगों को उल्टियाँ होती रहती हैं, इनफैक्ट दे इवन गो अनकॉन्शियस। और अगर बहुत एक्सेस में कंजम्पशन किया जाए तो इट लीड्स टू सेवरल डिजीजेस लाइक लीवर डैमेज एंड इट कैन बी जानलेवा एज वेल। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं और इसके कौन से फ़ायदे हैं। जैसे कि पेट्रोल जिसे हम यूज़ करते हैं टू रन व्हीकल्स, उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है ये इथेनॉल। इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर डाइज, पेंट्स, ड्रग्स, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। जैसे बायो के लैब में आपने देखा होगा ना, आप बहुत बार एनिमल्स वगैरह को आप काटते हो, डाइसेक्शन करते हो, राइट। इफ नॉट इन योर 11th और 12th बट एटलीस्ट ड्यूरिंग योर हायर स्टडीज़। तो इस तरह की जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लैम्प्स एंड स्टोव्स। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि हम इथेनॉल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इथेनॉल को हम शुगर से बना सकते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। क्या करते हैं हम? शुगर क्या होता है? C12H22O11 जो हमें फ्रूट्स में, मोलासेस वगैरह से मिल सकता है। तो ये C12H22O11 को हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज। उससे क्या बनता है? उससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दैट इज C6H12O6। अब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम अंडरगो करवाते हैं फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड जाइमेज, और तब जाके हमें मिलता है इथेनॉल। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, पेन पेपर के साथ बैठे रहे होगे और रिएक्शंस को नोट डाउन भी करते चले गए हो अलॉन्ग विथ मेमोरी टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अल्कोहल्स और फिनॉल्स के रिएक्शंस हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।